आज एक ऐसा मुद्दा, ऐसा टॉपिक और ऐसा पॉइंट लेके आए हैं हम, जिसे शायद हम सिर्फ पत्रकारों को ही नहीं बल्कि भारत देश के हर उस जवान को मालूम होना चाहिए जो आज़ादी की बातें करता है, जो आज़ादी के बारे में सोचता है, गाथाएं करता है आज़ादी की। उस हर एक जवान को मालूम होना चाहिए। आपातकाल, ये आपातकाल जो है 1975 में लगा था। अब ये आपके मन में चल रहा होगा कि आपातकाल है क्या और मैं किस आपातकाल के बारे में बात कर रही हूँ। आपातकाल से वैश्विक महामारी कोरोना के समय का आपातकाल भी याद आता होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं। ये आपातकाल वो है जो 1975 में 25 जून के दिन लगा था। क्यों लगा था, कैसे लगा था, ये सारी बातें करने के लिए आज मेरे साथ महान शख्सियत जुड़ने वाले हैं, बलबीर दत्त सर। इनसे बातचीत करेंगे और इस आपातकाल के बारे में हर एक चीज़ जानेंगे। शायद मुझे भी नहीं मालूम हो इस आपातकाल के बारे में बहुत कुछ, शायद मैंने भी थोड़ी बहुत चूक की हो। सर मुझे सही करेंगे उस जगह पे। सर, आपातकाल जो है आज के समय में हम किताबों में देखते हैं, आपकी किताब भी आई है। इस आपातकाल का मतलब क्या है और ये 1975 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी उस समय क्यों लगाया गया था? ऐसा है कि इमरजेंसी शब्द तो हिंदी में प्रचलित हो गया है, आपातकाल ठीक है, लेकिन कई शब्द ऐसे होते हैं जो कि प्रचलन में आ जाते हैं तो उनको ग्रहण कर लिया जाता है। इमरजेंसी के बारे में मेरा अनुभव ये है कि अभी की जो पीढ़ी है उसको इसकी कोई जानकारी नहीं है, और बल्कि कुछ अर्सा पहले तक भी मैंने देखा है कि इमरजेंसी के बारे में लोगों को कोई ख़ास जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, नहायत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे देश के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कालखंड रहा था। इसको लोकतंत्र का काला अध्याय कहा जाएगा। और ये बहुत विचित्र बात है, या क्या कहा जाएगा, अफसोस की बात है कि 1975 में जब ये इमरजेंसी लगी तो किसी ने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। इमरजेंसी शब्द काफ़ी पहले से प्रचलित है। सेकंड वर्ल्ड वार के टाइम में भी जब ब्रिटिश हुकूमत थी तो इमरजेंसी लगाई गई थी, और देश की आज़ादी के बाद 1962 में जब भारत पर चीनी हमला हुआ था तो उस समय में इमरजेंसी लगाई गई थी। फिर उसके बाद 1971 में बांग्लादेश को लेकर के जो युद्ध हुआ तो इमरजेंसी का अर्थ होता है कि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जो सामान्य से भिन्न है, तो उस समय सरकार चाहती है कि उसके पास कुछ खास अधिकार हों, और लोगों से भी यह अपेक्षा की जाती है कि उस समय की स्थिति के अनुसार वो कड़ाई से उसका पालन करें। जैसे आपने सुना होगा कभी, जैसे कि कोई बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आ गई या हॉस्पिटल को लेकर के तो इमरजेंसी लागू कर दी गई। तो इमरजेंसी का उद्देश्य ये रहता है कि जैसे सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, तो अगर सरकार को जुरा है उनकी सेवाओं की तो उनकी जैसे छुट्टियां रद्द कर दी जाती हैं, और बहुत से ऐसी बातें हैं जो लगता है कि काफ़ी कड़ाई की जा रही है, तो इमरजेंसी लगा करके ही वो किया जाता है, और वो आमतौर पर कुछ समय के लिए होता है। 1975 की इमरजेंसी में तो सबसे विचित्र बात ये रही कि लगता था कि वो अनिश्चित काल के लिए रहेगी। इमरजेंसी जो लगी जून 1975 में, तो वो 20 महीने बाद जा कर के मार्च 1977 में ख़त्म हुई, और ख़त्म भी तब हुई जबकि जो उस समय रूलिंग पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, जिसकी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, वो चुनाव हार गई। वो अपने भी हार गई चुनाव, और उनकी पार्टी भी हार गई। तो मजबूरी में उनको जाते जाते इमरजेंसी को हटाना पड़ा, नहीं तो नई सरकार तो हटाती ही, लेकिन जाते जाते उन्होंने इसलिए भी हटा दिया कि कहीं इमरजेंसी के प्रावधान हमारे ऊपर ही लागू नहीं हो जाए।
तो इमरजेंसी को लेके सबसे ज़्यादा जो आपत्तिजनक बात ये हुई कि हमारे संविधान में इमरजेंसी का प्रावधान है। अभी 2-3 दिन पहले मैं टीवी पर एक डिबेट सुन रहा था, तो उसमें कांग्रेस के एक प्रवक्ता कह रहे थे कि इमरजेंसी लगाई गई तो गलत क्या हुआ। दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ बहुत सा जो डिबेट होता है टीवी पर, उसमें बोलने वालों को विषय की ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है, फिर भी वो बोलते हैं। ज़्यादातर तो विषय से भटक के बोलते हैं, और उसके बाद वो किसी खास पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हैं तो उसको डिफेंड करने के लिए, चाहे वो डिफेंड करने लायक बात नहीं हो, तब भी वो बोलते जाते हैं। तो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि इमरजेंसी लगाई गई तो गलत क्या हुआ, तो प्रावधान है संविधान में। वो बार बार बोल रहे थे कि संविधान में प्रावधान है, तो ये बहुत ही गलत दलील है। संविधान में प्रावधान है तो उस प्रावधान का गलत उपयोग किया गया। एक तो इसलिए कि 1971 में जब बांग्लादेश को लेके जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, तो उस समय जो इमरजेंसी लगाई गई थी वार को लेकर के, तो इमरजेंसी 1975 तक जो है चालू थी, उसको हटाया नहीं गया था। तो आम तौर पर जो इमरजेंसी लगाई जाती है उसमें आम आदमी को कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, पड़ना भी नहीं चाहिए। तो इसमें हुआ क्या कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो उनका चुनाव जो है वो रद्द घोषित कर दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, क्योंकि इंदिरा गांधी के जो मुख्य प्रतिद्वंदी थे राजनारायण, सोशलिस्ट पार्टी के, तो उन्होंने इलेक्शन पिटीशन फाइल किया था कि ये जो चुनाव हुआ है रायबरेली में, जिसमें इंदिरा गांधी जीती हैं और ये उनके प्रतिद्वंदी थे, तो इसमें कदाचार किया गया है और सरकारी साधनों का दुरुपयोग हुआ है, इसलिए चुनाव को रद्द घोषित किया जाए। एक सेकंड में आपको रोकना चाहूँगी कि मतलब ये है कि इंदिरा गांधी ने एक तरफ से अपने सत्ता को बचाने के लिए ये जो भी अपनी तो मैं अभी कहने ही जा रहा हूँ, तो अपनी सत्ता को बचाने के लिए इमरजेंसी 12 जून को ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया और 25 जून को इमरजेंसी लगी, 13 दिन के अंदर। तो आप उससे भी समझ सकती हैं। तो संकट जो है वो देश भर नहीं आया था, वो इंदिरा गांधी की अपनी गद्दी पर जो है ना संकट, उस पर आया था। तो इमरजेंसी लगाने का वैसे कोई औचित्य नहीं था। और दिलचस्प बात यह है कि जब उनका चुनाव रद्द घोषित किया गया तो उनके वकील ने कहा कि अभी बहुत विकट समस्या पैदा हो जाएगी, तो प्रधानमंत्री का उत्तराधिकारी चुनना होगा, इसलिए हमको आप 15 दिन का टाइम दीजिए, स्टे जिसको कहते हैं, स्थगन आदेश, कि तब तक ये लागू नहीं होगा। तो जज ने दे दिया कि ठीक है, आप अपना प्रधानमंत्री का उत्तराधिकारी यानी कांग्रेस पार्टी का पार्लियामेंट्री पार्टी का लीडर चुनना है। लेकिन उन्होंने तो हाई कोर्ट को भी जो बताया वो गलत ही किया गया। वो समय लिया गया कि हमको अपनी पार्टी का पार्लियामेंट्री पार्टी का लीडर चुनना है, उस वजह उन्होंने इमरजेंसी लगा दी, तो ये तो और भी गलत हुआ। मतलब उस समय में समय लिया गया हाई कोर्ट से, लेकिन हाई कोर्ट की अवहेलना की गई, अगर हम सीधे तरीके से कहेंगे हाई कोर्ट की अवहेलना। अच्छा सर, ये हमारा जो था इस पे था, हमने ये जाना कि आपातकाल क्या था, आपातकाल क्यों लगा था उस समय में। सीधे तरीके से अगर ये इस बात को एक्सप्लेन करूँ मैं अभी के भाषा में, तो अपनी राजनीति को गरमाए रखने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री उस वक्त की, उन्होंने इस चीज़ को जो आपातकाल है उसको लगाया था, इमरजेंसी को लगाया था। सर आपसे मेरा दूसरा सवाल होगा, जो आज के राजनेताओं को क्या सीख मिलती है? क्या आज के राजनेता जो अभी के युवा हैं, जी सर, जी, कि इमरजेंसी जिस ढंग से लगाई गई वो बिल्कुल असंवैधानिक थी। एक तो इसलिए कि उसमें कहा गया कि इंटरनल डिस्टरबेंस यानी आंतरिक
तौर पर देश में अशांति का खतरा है, इसलिए तो वैसा कुछ था नहीं। एक होता है ना वास्तव में कहीं मारपीट हो जाती है, जैसे 1984 में इंदिरा जी की हत्या के बाद हुआ, दंगे फसाद हो गए, तो कई तरह के बलवा हो गया, कुछ हो गया, तो उस तरह का कुछ भी नहीं था। पूरे देश में शांति थी। खाली जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था, तो उसमें तो जयप्रकाश नारायण तो गांधी जी की पद्धति पर चलते थे और बिल्कुल वो शांतिपूर्ण आंदोलन था। जो भी आंदोलन चल रहा था, बहुत लोग उस आंदोलन को जेपी आंदोलन, जयप्रकाश नारायण को संक्षेप में लोग जेपी कहते थे। तो लगाया गया जो ये इमरजेंसी का जो ऑर्डर जो है वो बिल्कुल गलत है, इसलिए कि प्रॉपर तरीका इस्तेमाल नहीं किया गया। 25 जून 1975 को रात को करीब 10 बजे, उस समय जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, उनसे सिग्नेचर करा लिया गया, वो गलत था। कैबिनेट की बैठक ही नहीं हुई, ये आप उसको ध्यान से सुनिए। कैबिनेट की बैठक हुई ही नहीं, कैबिनेट के अप्रूवल के बगैर तो वो हो ही नहीं सकता था। तो उन्होंने राष्ट्रपति को कहा कि ऐसी इसकी सख्त ज़रूरत पड़ गई है तो मैं कैबिनेट से इसको रेटिफाई करा लूँगी। ये बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति बहुत क्या कहा जाएगा उसको, तो अगर बोलचाल का शब्द इस्तेमाल किया जाए तो ये एक दब्बूपन कहा जाएगा। राष्ट्रपति कह सकते थे कि कैबिनेट की आपकी बैठक ही नहीं हुई, कैबिनेट का अप्रूवल चाहिए लिखित में, उसके बाद हम इस पर विचार करेंगे साइन करने का। तो उन्होंने कर दिया और वो नहायत गलत काम किया उन्होंने। और उसके बाद सवेरे 6 बजे 26 जून को सवेरे 6 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, सवेरे 6 बजे हस्ताक्षर के बाद पहले राष्ट्रपति ने उसके बाद फिर सुबह 6 बजे बुलाई गई। गया कि उसमें एक और दिलचस्प बात ये हुई कि ये काम है होम मिनिस्ट्री का। देश में कानून व्यवस्था की स्थिति है, उसमें होम मिनिस्टर थे ब्रह्मानंद रेड्डी, जो कि बहुत अनुभवी राजनीतिज्ञ थे, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रहे। उनको बुलाया गया और बोला गया कि इमरजेंसी लागू करनी है, अशांति का खतरा है। तो ब्रह्मानंद रेड्डी ने कहा मैं होम मिनिस्टर हूँ, मेरे पास तो कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है। तो नहीं ऐसा है, तो वो भी दब्बू पानी ही कहा जाएगा ना। तो राज़ी हो गए। फिर वो जो ड्राफ्ट बनाया गया था उस पर उन्होंने दे दिया कि ठीक है, राष्ट्रपति की जो आज बात हुई है प्रधानमंत्री से, उसके संदर्भ में ये इमरजेंसी लगाना जरूरी है, उसमें उन्होंने अपना एज होम मिनिस्टर साइन कर दिया। तो बिल्कुल ही मतलब कहा जाएगा कि एक संविधान का तमाशा बना के रख दिया गया। सभी लोगों को, राष्ट्रपति को भी और होम मिनिस्ट्री को भी अंधेरे में रखा गया या फिर उनको दबाया गया? अंधेरे में रखा गया और उसके बाद वो लोग दब गए। सवेरे 6 बजे जो कैबिनेट की बैठक हुई, आप समझ लीजिए कि उसकी सूचना किस समय दी गई होगी। अगर मान लिया 5 बजे भी सूचना दी गई तो सोते हुए लोगों को जगाया गया, कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो जो आए सब दिल्ली में थे भी नहीं और उनको बताया गया कि ऐसा ऐसा हो गया। उसमें एक मिनिस्टर जो थे सरदार स्वरण सिंह, उन्होंने कहा कि ये इसको कैसे माना जाएगा, तो बाद में उनको हटा दिया गया। तो इसको बोलते हैं इमरजेंसी, या जिसको बोलते हैं डिक्टेटरशिप। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो गलती की कांग्रेस पार्टी ने या इंदिरा गांधी ने, तो उसको मान लेना चाहिए। अभी भी ये लोग जस्टिफाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तो संविधान में प्रावधान है। प्रावधान ये थोड़ी है कि आप उसका दुरुपयोग कीजिए। जैसे पुलिस को अधिकार है किसी खास मामले में किसी व्यक्ति को तुरंत हिरासत में ले सकती है बिना वारंट के, तो पुलिस किसी को भी हिरासत में ले ले, बोले देखिए हमको अधिकार है। अरे अधिकार है तो उस अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हो। ये अधिकार नहीं है ना, दुरुपयोग का अधिकार नहीं रहता है। तो अधिकार का दुरुपयोग किया गया। और सबसे ख़राब बात ये हुई कि देर रात को 25 जून और 26 जून की आधी रात को बहुत से नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें जयप्रकाश नारायण भी थे। और सवेरे सवेरे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, चरण सिंह, ये आपके
चंद्रशेखर। अच्छा, चंद्रशेखर जो है खुद इंदिरा गांधी की पार्टी के नेता थे। हाँ, वो थोड़ा मुखर जिसको बोलते हैं वोकल थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो सवाल है कि आप क्या समझते हैं कि ये जो जयप्रकाश नारायण या अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता देश के लिए खतरा बन गए थे क्या? उनको देश से खतरा हो गया था कुछ? और सबसे और भी बड़ी विचित्र बात यह है कि टोटल करीब 1.5 लाख पॉलिटिकल वर्कर्स को और दूसरे संगठनों के लोगों को गिरफ्तार किया गया। 1.5 लाख, जो ब्रिटिश टाइम में नहीं हुआ। और करीब 250 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। हम ऐसा कह सकते हैं कि आज़ाद तो देश हो गया था 1947 में, लेकिन शायद थोड़ी सी आज़ादी बाकी थी राजनेताओं से। नहीं, आज़ाद तो हो गया था। तो आज़ाद तो मतलब कि अगर गोरे लोग राज कर रहे थे तो उसकी जगह पर भूरे लोग आ गए तो उससे क्या मतलब है? आप अंग्रेज़ों ने जो ज़्यादतियाँ नहीं की, अंग्रेज़ों ने ज़्यादतियाँ बहुत की, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन सामान्यतः जैसे सेंसरशिप लागू कर दी गई कि अखबार में आपको हर न्यूज़ दिखाना होगा, तो ब्रिटिश टाइम में नहीं हुआ था। जो सेंसरशिप के बारे में अभी जो आप कुछ पूछने जा रही थी, मैं उसका अंदाज से बता रहा हूँ, आपका आशा क्या था। उस समय यह था पहले दिन जो इमरजेंसी लगी कि आप का अखबार जो छपने जा रहा है वो सब दिखलाइए, प्रिंटेड पेज हैं। हाँ, जो छापने से पहले आप हमें दिखाइए, हम अप्रूव करेंगे उसे। एक मजिस्ट्रेट साहब जो है वो पूरा उसको पढ़े, हर पेज हर पंक्ति। आपको नहीं लगेगा पढ़ा अव्यावहारिक है। अच्छा, वो एक जैसे खेल वाला पेज भी पढ़ रहे थे वो हमारे अखबार का, जिसमें हमको शायद मोहन बागान में ईस्ट बंगाल के बीच फुटबॉल मैच था, उसको भी गौर से पढ़ रहे थे कि शायद दो पंक्तियों के बीच में तो कुछ घुसा नहीं दिया गया है। तो ये तो मतलब कि तमाशा हो गया ना। सेंसरशिप जो है ब्रिटिश टाइम में इस तरह का सेंसरशिप लागू नहीं किया था। उसके बाद हमने जो एडिटोरियल पेज जो रहता है, जो अग्रलेख, उसकी जगह ब्लैंक छोड़ दी। और भी कुछ एक अखबारों ने किया प्रोटेस्ट में, बिल्कुल कोरा पेज जिसको बोलते हैं ना, वो स्पेस, उस पर भी एक्सप्लेनेशन कॉल हुआ कि आपने इसको कोरा क्यों छोड़ दिया। क्योंकि अगर आप उसको एडिटोरियल को ब्लैंक छोड़ देते हैं तो सरकार का कहना था, वो ठीक था, कि ये लिखित से भी ज़्यादा खतरनाक है। ये हम ये कह सकते हैं कि ये शायद पत्रकार आप लोगों ने उन्हें डराने के लिए ऐसा किया हो। डराने के लिए नहीं, डरा तो मतलब जब लिख नहीं सकते हैं तो ब्लैंक छोड़ देने का मतलब प्रोटेस्ट में। प्रोटेस्ट उस वक्त के सभी पत्रकार, सभी मीडिया फील्ड ऐसा कर रहे थे। सभी नहीं कर रहे थे ना, सभी कर रहे होते तो तब कोई बात ही नहीं थी। मुश्किल से मैंने अपनी किताब में दिया है, करीब 1 दर्जन अखबारों ने ऐसा किया पूरे देश में। सभी करते तब तो कोई बात ही नहीं थी। तो सब तो क्या करेंगे, वो तो बहुत लोग जो है वो सहम के। अब सवाल ये है कि आप ये इमरजेंसी जो लगाए तो उसमें जो फंडामेंटल राइट्स जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया, और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इवन मतलब कि जो आपका फंडामेंटल राइट टू लाइफ है वो भी सस्पेंड कर दिया गया। ऐसा थोड़ी हो सकता है। आपको कुछ अधिकार जो है वो स्थगित कर दिए जा सकते हैं, लेकिन सब अधिकार, जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, लेकिन हर तरह का अधिकार आप कैसे जो है स्थगित कर सकते हैं। और उसके बाद लोगों को गिरफ्तार किया गया, जैसे करीब 250 पत्रकारों को। किसी को ये नहीं बताया गया कि आपको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। ये ज़रूरी रहता है किसी भी सभ्य, सिविलाइज्ड और लोकतांत्रिक देश में। तो ये तो स्वाभाविक न्याय है, नेचुरल जस्टिस है कि भाई हम आपको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। किसी को नहीं बताया गया और किसी पर मुकदमा नहीं चलाया गया। सवाल यह है, अगर किसी ने गड़बड़ की है या गड़बड़ करने जा रहा था, आपको सूचना मिली है, आपके हाथ में कुछ आया, तो ठीक है, उस पर मुकदमा चलाइए, उसको सज़ा दीजिए। वो चाहे जयप्रकाश नारायण हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, कोई कुछ नहीं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना नाजायज़ और गलत हो रहा था।
वाकई में ये बातें जब आज के समय में मैं सुन रही हूँ, ये 48 साल पुरानी बात है, और जब उस पुस्तक के कुछ पन्नों को मैंने देखा तो वाकई में मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे इसमें जानना है। इसीलिए शायद आज मैं बलबीर सर के साथ बैठी हुई हूँ और शायद इन सवालों के साथ बैठी हुई हूँ। सर, बातों ही बातों में मुझे आपने तो सारी चीज़ें बता दी लगभग। आपने ये बताया कि पत्रकारिता की क्या स्थिति थी, आखिर ये आपातकाल लगाया क्यों गया था। मेरा ये जो आगे जो बात मैं आपसे कहूँगी वो थोड़ा चटपटा हो सकता है, थोड़ा अलग हो सकता है। क्या आज के समय में राजनेता, हम कांग्रेस की ही बात कर ले या फिर भाजपा की ही बात कर ले या दूसरे अन्य इन पार्टियों की बात कर ले, अगर इन सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं, सत्ता में हैं, तो क्या आज भी इतनी लोगों को इतना अधिकार है कि वो आपातकाल लगा सके? क्या आज के राजनेताओं को इससे कोई सीख मिलेगी कि आपातकाल लगा सके? अगर अभी जो मैंने सेंसर वाली बात की उसमें एक स्पष्टीकरण दे देता हूँ। जब सरकार को लगा कि ये बड़ा अव्यावहारिक है कि सब समाचार दिखाइए, तो कुछ अरसा बाद कर दिया गया, एक गाइडलाइन जारी किया गया कि इसके अनुसार आप सेल्फ सेंसरशिप कीजिए। तो सेल्फ सेंसरशिप लागू किया गया, लेकिन वो भी खाली दिखलावे के लिए था। जैसे 15 अगस्त 1975 को सवेरे सवेरे अर्ली मॉर्निंग मालूम हुआ कि शेख मुजीब की हत्या कर दी गई है बांग्लादेश में, वो समाचार नहीं छपा गया। तो लोगों को रेडियो पर भी वो समाचार नहीं आया। बीबीसी लंदन की न्यूज़ से लोगों को पता लगा कि बांग्लादेश में शेख मुजीब की हत्या हो गई है, और उसमें बीच बीच में इंस्ट्रक्शन आता था कि ये न्यूज़ नहीं छापिए, वो न्यूज़ नहीं छापिए, ये न्यूज़ नहीं छापिए, इस पर एडिटोरियल नहीं दीजिए, इस पर एडिटोरियल दीजिए तो इस दायरे में दीजिए। तो मेरे वाली किताब में एक चैप्टर है, नहीं छापें नहीं छापें नहीं छापें तो फिर क्या छापें, उसका शीर्षक ही है यही। तो जो सेल्फ सेंसरशिप जो था, तो पहले वाली स्थिति से वो भिन्न था, उसमें कुछ फ़र्क पड़ता है, लेकिन कुल मिला के ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। आपने जो सवाल किया कि आज के जो राजनीतिज्ञ हैं हमारे देश में, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि ज़्यादातर राजनीतिज्ञ जो है पढ़ते नहीं हैं, अध्ययनशील नहीं होते हैं, उनको कुछ पता नहीं रहता है। तो जैसे अभी जो विरोधी दल हैं, अभी ज़्यादातर हम देखते हैं और बोलते हैं कि देश में फिर इमरजेंसी वाली स्थिति है, अघोषित इमरजेंसी, इमरजेंसी से भी बढ़कर ख़राब हालात हैं, और वही लोग स्टूडियो में बैठे हुए प्रधानमंत्री को गाली बक रहे होते हैं। 1975 की इमरजेंसी में तो किसी की हिम्मत नहीं थी। आप सरकार की आलोचना कर रहे हैं, अनफेयर आलोचना कर रहे हैं, झूठे बयान दे रहे हैं, तब भी आप पर कुछ नहीं हो रहा है। तो अघोषित इमरजेंसी या इमरजेंसी जैसी स्थिति या इमरजेंसी से भी बढ़ कर के ये सब बेकार की बातें हैं, और आम आदमी जो है उससे बहुत गुमराह होता है। आम आदमी सोचता है अरे इमरजेंसी में ऐसा हुआ, कैसा हुआ, क्या हुआ। इमरजेंसी में जो हुआ उसका तो कुछ भी नहीं है। अभी एक जापानी डेलीगेशन आया था जर्नलिस्ट का, तो बातचीत में उन्होंने कहा कि अरे आपके देश में अखबारों को जितनी आज़ादी है उतनी तो जापान में भी नहीं है, यहाँ तो कुछ श्रृंखलता है भारत में। और वो बिल्कुल सही कहा, यहाँ जितनी आज़ादी है अखबारों को कौन रोकता है आपको। ज़्यादा से ज़्यादा ये सुनने में आता है कि वो ये पहले भी होता था, कांग्रेस के टाइम में, ब्रिटिश टाइम में क्या हुआ कि अखबार जो है सरकार को नापसंद आने वाली न्यूज़ छापा है तो उसका विज्ञापन कम कर दिया, उसका विज्ञापन जो है बंद कर दिया। ज़्यादा से ज़्यादा यही, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। तो यहाँ तो सब कुछ बोलते हैं, लिखते हैं। कई चैनल ही ऐसे हैं उनका काम ही है सरकार के ख़िलाफ़ न्यूज़ देना, और कई अखबार भी ऐसे ही हैं उनका काम ही यही है। अच्छा सही खबर है छापिए, ठीक है, आलोचना कीजिए, ठीक है, लेकिन आप झूठ मूठ का मतलब डिस्टोर्ट करके, तोड़ मरोड़ करके कर रहे हैं, फिर बोलते हैं इमरजेंसी जैसी स्थिति है। तो जहाँ तक सीखने की बात है, हमारे पॉलिटिशियंस को चाहिए कि देश की आज़ादी का जो आंदोलन था और उसके अलावा इमरजेंसी के बारे में भी ठीक से पढ़ें और समझें। इसको आज़ादी की दूसरी लड़ाई की संज्ञा दी गई है, और वास्तव में ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई थी, क्योंकि बहुत मुश्किल से, बहुत सेक्रीफाइस करके ये अगर इंदिरा गांधी की सरकार दोबारा फिर आ जाती 1900 जो इलेक्शन हुए इमरजेंसी 1977 में,
तो इमरजेंसी जारी रहती है, बहुत सी कढ़ाई जो है वो बनी हुई रहती। इस मेरा कहना ये है कि ये जो सारा सिलसिला था वाकई में मुझे एक तरफ से हंसी भी आ रहा है सर, और एक तरफ से मतलब इंटरेस्टिंग, लाइक हम किसी कॉमिक को पढ़ते हैं तो हमें लगता है अनफेयर, बिना कहे कोई भी एक आपातकाल ला देता है जनता के बीच। जहाँ तक कि मेरी पढ़ाई कहती है सर कि जब सरकार है, सरकार एक वोट काफ़ी होता है सरकार बढ़ाने के लिए, सरकार बनाने के लिए और सरकार गिराने के लिए। उस वक्त के समय में जो जनता थी उस पूरे जनता को कैद कर लिया गया। कहने का मतलब कि क्या किसी आम इंसान से सवाल किया गया था कि जो आपातकाल लगा है उससे आप क्या समझते हैं, या फिर जनता को क्या फ़ायदा हुआ था इस आपातकाल से? जनता को फ़ायदा क्या होना है, पहली बात तो ये है कि जो मार्च 1977 में जो चुनाव हुए वो उसमें कांग्रेस पार्टी हार गई, जनता ने हरा दिया, इसका मतलब इमरजेंसी का विरोध किया गया। और खुद इंदिरा गांधी हार गई, खुद इंदिरा गांधी हार गई, ये किसी ने कल्पना नहीं की थी। तो जनता ने तो जवाब दे दिया, लेकिन सीखने की बात यह है कि वो सरकार मुश्किल से 2.5 साल चली, जनता पार्टी जिसमें बाकी पार्टियां सब मिल गई थी आपस में, संयुक्त दल बना दिया था, आपस में लड़ गए। अदरवाइज़ वो 5 साल चल जाती सरकार, और उसने कुछ अच्छे काम भी किए थे, ऐसा नहीं है। इंदिरा गांधी दोबारा आ गई 1980 में, तो उससे स्थिति जो है बदल गई। तो लोगों ने इंदिरा गांधी को एक बार तो सज़ा दे दी, उनको हटा करके, उनको हरवा करके। तो जहाँ तक पब्लिक की बात है, तो पब्लिक में ये है कि ये आम आदमी जो होता है, ये बात सही है, उसको अपना दाल रोटी से मतलब रहता है। बहुत से लोग भारत में, हम तो जिस पीढ़ी के हैं उसमें तो हम कहेंगे कि जैसे आप लोग हैं, आप सौभाग्यशाली हैं कि आपका जन्म एक आज़ाद देश में हुआ। तो मैं समझता हूँ कि मेरी पीढ़ी के लोग ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं कि हमने एक गुलाम देश को आज़ाद होते हुए देखा। तो सवाल ये है कि आप क्या आपको करना है, क्या देखना है, तो आप ये जानिए कि क्या हुआ। आम आदमी, मैं ये कहने जा रहा था कि उससे कई साल बाद तक, और अभी भी शायद कुछ लोग मिल जाएंगे कि बोला जाएंगे कि ठीक है, इससे तो अंग्रेज़ों का राज अच्छा था। ये हम बहुत सुने हैं, आपको तो सुनने का मौका, इससे तो अंग्रेज़ों का राज अच्छा था। आम आदमी को अपना वो दाल रोटी से मतलब रहता है, तो इसलिए आम आदमी इस कैटेगरी में नहीं आते हैं बहुत से। लेकिन क्योंकि जब आम आदमी पर ज़्यादती होती है तो फिर उसका वो जवाब देता है, हिट करता है। तो आम आदमी के जैसे ये आपने पढ़ा होगा, शायद किताब में भी है, कि ज़बरदस्ती नसबंदी, परिवार नियोजन, और लोगों को कोटा दे दिया जाता था सरकारी अधिकारियों को कि आपको इतनी नसबंदी करानी है, आपको इतनी करानी है। तो उससे भी लोग बिगड़ गए। और सवाल ये होता है कि जैसे ये मुझे याद है इमरजेंसी के 100 दिन पूरे हुए, जब 100 दिन, तो क्योंकि वो गणित शास्त्र के अनुसार 100 का महत्व रहता है, तो उसमें फुल पेज एडवर्टीजमेंट थे केंद्र सरकार की ओर से कि 100 दिन की उपलब्धियाँ, 100 दिन की 100 उपलब्धियाँ, मतलब 100 दिन की 100 उपलब्धियाँ, 99 या 101 नहीं, ठीक 100 उपलब्धियाँ हुई 100 दिन में। ये क्या मतलब है कि ये फ़ायदा हुआ, वो फ़ायदा हुआ। कि रोजाना एक एक उपलब्धि, 100 दिन की 100 उपलब्धियां। सरकार जो घोषणाएं करते जाती है ना, वो कागज़ पर तो रह जाता है, ज़मीन पर उतरे नहीं उतरे हो। तो जैसे उसमें था कि ट्रेनें टाइम पर चलने लगी हैं, रेलगाड़ियां जो हैं टाइम पर चलने लगती हैं। एक अमेरिकी जर्नलिस्ट ने कहा, अच्छा आपके देश में रेलगाड़ियों को टाइम पर चलाने के लिए इमरजेंसी लगानी पड़ती है। तो सवाल ये है कि आप अपना गुणगान अपने ही कर रहे हैं, आम आदमी को क्या फ़ायदा हुआ। ये है कि इमरजेंसी लगने के कुछ दिन तक लोगों में एक डर था, भावना थी कुछ डर की, या कुछ व्यापारी वगैरह ब्लैक मार्केटिंग नहीं, वो थोड़े दिन उसका असर रहता है। इमरजेंसी ज़्यादा दिन रहनी ही नहीं चाहिए। ये जो जनता पार्टी की सरकार आई, उसने सबसे बड़ा काम ये किया कि इमरजेंसी लगाने की नाकेबंदी कर दी। 1975 वाली इमरजेंसी अब नहीं लगाई जा सकती।
संविधान में इस तरह का संशोधन कर दिया गया है कि 1975 वाली इमरजेंसी अब नहीं लगाई जा सकती। ये एक बहुत बड़ा काम हुआ और उसमें यह है कि आपको कैबिनेट का अप्रूवल लेना होगा लिखित में और 30 दिन के लिए आप लगा सकते हैं। उसके बाद फिर पार्लियामेंट, अपर हाउस, लोअर हाउस, राज्यसभा, लोकसभा का अप्रूवल चाहिए और वो जो है उसमें भी पाबंदी है कि 6 महीना के लिए आपको फिर से लाना होगा विधेयक संसद में। तो इस तरह की नाकेबंदी कर दी गई है कि जो इंदिरा गांधी ने किया था 1975 में उसको कोई रिपीट नहीं कर सकता है। मतलब एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने पूरे तरीके से जी जनता पार्टी माफ़ कीजिएगा जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने जी एक घटक दल के तौर पर जनसंघ, उस समय जो 4-5 पार्टियां मिल के सरकार बनाई ना, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ वगैरह मिला के, तो सबसे ज़्यादा एमपी जनसंघ के ही थे। तो जो भी हो, तो पार्टी का नाम जनता पार्टी रखा गया था। बाद में जब आपस में मतभेद हो गए तो पार्टी का एक तरह से विघटन हो गया, तो जनसंघ ग्रुप जो था उन्होंने फिर भारतीय जनता पार्टी नाम से पार्टी बनाई। मतलब उस वक्त ये जनता पार्टी थे, उसके बाद जो लोगों में जो कूटता आई, एक दूसरे में जो नाराज़गी आई एक दूसरे से, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बनी। तो जनता पार्टी ने एक बहुत ही अच्छा काम किया था उस वक्त में, वो ये था कि जो 1975 में आपातकाल लगा है उस पर पूरे तरीके से अंकुश लगा दिया। उसके बाद फिर कभी आज तक हमने भी नहीं सुना है इतिहास में कि आपातकाल लगेगा। सर, अगर उस समय ये इस पे तो अंकुश लगा दिया गया, अब इसे नहीं लगाया जा सकता है, आप अपनी पत्रकारिता की नज़र से, आप एक लंबे अरसे से पत्रकारिता करते आ रहे, हमारे लिए सीख है और सभी पत्रकारों के लिए सीख है मेरे नज़र में, अब क्या इस आपातकाल को नहीं दोहराया जाएगा? इसका तो अंकुश लग गया, क्या कभी ज़रूरत पड़ी, इस तरीके का माहौल बना, तो क्या लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? नहीं, ऐसा है कि आपातकाल का प्रावधान है तो वो मजबूरी में बहुत से लोकतांत्रिक देशों के संविधानों में है। उसमें जैसे युद्ध छिड़ जाए या आंतरिक तौर पर जो है बलवे की स्थिति उत्पन्न हो जाए, अशांति हो जाए, तो आपातकाल लगाया जा सकता है, लगाया जाए, लेकिन उसमें जो ज़्यादतियाँ की गई 1975-77 में वो नहीं होना चाहिए ना। आप मतलब सेंसरशिप लगा दिए, आपको छाप नहीं सकते हैं बिना सरकार की रजामंदी के, आपको बिना बताए आपको आधी रात को पुलिस पकड़ के ले जाती है, गिरफ्तार करके बिना मुकदमा चलाए, ये सब नहीं चलता है ना, ये सब नहीं होना चाहिए। इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी, खाली मतलब एक आतंक पैदा करके आप सरकार चलाएं, उसका कोई मतलब नहीं है। तो जहाँ आपको अगर सख्त ज़रूरत पड़ जाए तो आप इमरजेंसी का प्रावधान है तो उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए ना। जैसे मैंने कहा कि पुलिस को अधिकार है कुछ अपवाद स्वरूप मामलों में किसी को हिरासत में ले सकती है बिना वारंट के, तो उसका यह मतलब नहीं किसी को भी बोले कि हमको अधिकार है हिरासत में लेने का। उसमें नियम कायदा है, जैसे 24 घंटे के अंदर आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश कीजिए जिस आदमी को गिरफ़्तार की गई, तो बोले नहीं हम आप गिरफ़्तार कर लिए, हम 48 घंटे बाद या 4 दिन 6 दिन बाद हम कागज़ में रद्दोबदल कर देंगे कब पकड़े, ये सब नहीं होना चाहिए ना, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो अभी तो ऐसा है कि जैसे मीडिया की पावर पहले से बढ़ गई है बहुत, उस समय मीडिया उतना शक्तिशाली नहीं था और लोग भी पॉलिटिकली बहुत कॉन्शियस हो गए हैं, इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि अब उस तरह की इमरजेंसी तो लग ही नहीं सकती संवैधानिक तौर से। अगर ज़रूरत पड़ेगी भी तो वो एक मतलब कि कंट्रोल्ड रूप में होगी, जिससे मतलब कोई नाजायज़ उसका फ़ायदा नहीं उठा सके कोई भी सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की हो, कांग्रेस की हो। अब जो विरोधी दल हैं अभी हो सकता है वो सत्ता में आए, तो उनको यह भी सोच के चलना चाहिए, आप पब्लिक को ऑफेंड करके सरकार नहीं चला सकते हैं। बहुत सारी बातें की हमने और इन सारी बातों में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। मैं आशा करती हूँ कि मेरे साथ के सभी पत्रकार और मैं खुद बलबीर सर के बताए हुए नक्शे कदम दिशा निर्देशों पे चले, क्योंकि हम पत्रकार हैं और चौथा स्तंभ का दर्जा दिया गया है हमें। हमने पुरानी बातें की, आपातकाल की, अब ऐसी ही दूसरी पेशकश का आज ज़रूर इंतज़ार कीजिए और ज़रूर आपके पास लेकर के आएंगे हम।